नमस्कार दोस्तों, कोचिंग आपके द्वार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज हम 7 दिसंबर 2018 का सेकेंड शिफ्ट का मैथ्स का पेपर सोल्व करने वाले हैं। दोस्तों, ये पेपर उतना टफ तो नहीं है, ना ही इजी है, मीडियम लेवल का पेपर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लेस है और मैथ्स हमें दिया है कितना, 120 और 3, 120 और 3 दिया है और एक संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों में आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर आपको पता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लैसे गुणा में से, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, 24 को 24 से काटोगे, किसको, 120 से। 24 पंजी 120, 5 ती 15। तो दोस्तों, आपको पेन चलाने की जरूरत पड़ी क्या, बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। तो क्या होता है, हमारा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखो, एक संख्या हमारे पास कितनी है, 24 है, और दूसरी संख्या हमने क्या मान ली, बी मान ली, और एलसीएम हमारे पास कितना है, 120 है, इंटू एचसीएफ कितना है, 3 है। तो देखो, 24 से ये डायरेक्ट कट रहा है कितनी बार, 5 बार कट रहा है, तो 5 ती 15। तो ये हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी कितनी, 15। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो, अगला क्वेश्चन है, 21 और 560 का हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, लस्य ज्ञात करना है या लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करना है। तो देखो, लस्य ज्ञात करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप इसके फ्रैक्शन बना दो। देखो, 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, और हमें पता है कि ये कितना है, 7 इंटू 80 है। कितना है, 7 इंटू 80 है। तो देखो, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है कि जो कॉमन फैक्टर होता है उसके अलावा कौन सी संख्या बच गई, इसमें तो 3 बच गई और इसमें 80 बच गई। तो इस 7 को तो छोड़ दो। अब आपको क्या करना है, या तो इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इस टर्म को 560 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे भी कर सकते हो, या तो 21 को मल्टीप्लाई कर दो 80 से, या फिर 560 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 3 से। यानी कि जो कॉमन फैक्टर के अलावा जो बची संख्या है, कॉमन फैक्टर के अलावा जो बची संख्या है, उससे दूसरे टर्म को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो देखो, 21 को हम 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 168। कितना हो जाएगा, 1680 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम इसको ऐसे निकालने बैठ जाते भाई, 21 और कितना, 560, या फिर इसका हम कोई दूसरा या तीसरा तीसरा चौथा पांचवा तरीका भी लगाते, तो वो तरीके हमारे क्या होते, टाइम टेकर होते, हमें उनमें टाइम लगता। देखो, अगला क्वेश्चन है, 4840 के कितने गुणक है। देखो, गुणक का मतलब क्या होता है कि इसके कितने फैक्टर हम बना सकते हैं। तो देखो, 484 को देखते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, 484 को देखते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर है, ये 22 का स्क्वायर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 22 इंटू 22 लिख सकते हैं। 484 को 22 इंटू 22 लिख दिया। फिर जो बच गया, देखो ये जीरो बच गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो अब देखो, हमारे पास सिंगल सिंगल वाले कितने फैक्टर बन रहे हैं। देखो, 22 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 11 लिख सकते हैं। 2 इंटू 11 लिख सकते हैं। हम सीढ़ी से सीढ़ी चढ़ते जाएंगे तो हमारा आंसर बहुत ही आसानी से निकल कर आ जाएगा। हम इसको और कैसे कर सकते हैं, हम हमारा इसको करने का तरीका क्या रहता है, 4800 कितना है, 40। हम इसको इस तरह से इसका वो एलसीएम निकालते, ये तो क्या है, ट्रम ही है एक तरह से। तो हम इसके फैक्टर करते करते जाते तो ये हमारा क्या हो जाता, थोड़ा सा लंबा हो जाता। फिर हम उनको काउंट करके फिर मल्टीप्लाई करते तो हमारा कितना आता, फैक्टर या गुणक निकल कर आता। तो दोस्तों, हमें करना क्या है, देखो 2 इंटू 11 इसमें है, सिंगल फैक्टर निकालना है हमें। सिंगल फैक्टर देखो 2, अभाज्य संख्या है, यानी कि हमें क्या निकालनी है, अभाज्य संख्या निकालनी है। देखो, 2 एक तो यहाँ पे आ रहा है, एक दो कहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ गया, इस 22 में आ गया, और एक यहाँ पर आ गया। यानी कि कितना आ गया, 2 की पावर 3 आ गया, इंटू 11 कितनी बार आया है, एक और एक 2 बार, इंटू 11 की पावर 2। 5 कितनी बार आया है, इंटू 5 की पावर 1। इसके बराबर क्या है, 4000 हमारा 840 है। देखो, इसको चाहे 4840 लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, क्योंकि हमने इसको फैक्टर में तोड़ा है, इसको हमने टुकड़ों में तोड़ दिया। तो अब हमें फैक्टर या गुणक निकालने के लिए दोस्तों हमें हमेशा क्या करना है कि जो इसकी पावर है ना, इसकी पावर है, इसको हमें एक बढ़ाना, सबको सब में प्लस एक कर देना है। 3 3 है, 2 की पावर 3 है, तो एक बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब
इन सबको आपस में गुणा करना है। 2 है, 1 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 5 की पावर 1 है, 1 बढ़ा दो, इसमें कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इन सबको आपस में गुणा कर दो, 4 × 12, 12 दूना 24। तो इस क्वेश्चन के हमारे कितने गुणक हो जाएंगे? 4840 के गुणक हो जाएंगे हमारे 24। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हमें इसको टुकड़ों में तोड़ देना है। टुकड़ों में तोड़ने के बाद देखो, 2 की पावर 3, 11 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ये हमारे पास निकल कर आ गया। अब हमें क्या करना है कि जो इसकी पावर है इसमें 1 बढ़ा के इनको आपस में गुणा कर देना है। 3 है, 3 1 बढ़ा दिया 4 हो गया। 2 है, 1 बढ़ा दिया 3 हो गया। 5 की पावर 1 है, तो 1 में 1 और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर आपस में इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दिया है कि 3 संख्याओं का माध्यमान कितना है? 38 है। डेटा का प्रास कितना है? 31 है। बीच वाली संख्या क्या है? अन्य दोनों संख्याओं से 20 कम है। तो हमें ज्ञात करना है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 शब्द आए हैं। एक तो क्या है? माध्यमान। एक तो क्या है? माध्यमान है। और दूसरा क्या है? परास है। दोस्तों अगर हमें इन शब्दों का अर्थ पता नहीं होता ना, तो हम इस क्वेश्चन को कभी नहीं कर पाएंगे। तो देखो, माध्यमान तो सीधा सा है कि माध्यमान इसके नाम में इसका अर्थ छिपा है। माध्य का मतलब क्या होता है? औसत। तो इसको तो हम सभी मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये तो क्या है? औसत है। लेकिन जो अगला शब्द है परास, देखो परास क्या होती है? परास होती है जो भी कोई भी कितनी भी संख्याएं हो, तो जो सबसे छोटी संख्या होती है और सबसे बड़ी संख्या होती है, उन दोनों का क्या होता है? अंतर। यानी कि लार्ज नंबर माइनस स्मॉल नंबर बराबर क्या होती है? हमारी क्या होती है? परास होती है। क्या होती है? परास होती है। यानी कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का जो अंतर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? परास बोलते हैं। तो देखो हम करते हैं हमारे क्वेश्चन को। 3 संख्याओं का माध्यमान दिया है, तो तीनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, देखो 38। 3 इंटू क्या हो जाएगा? 38। देखो 38 की टेबल आपको नहीं आती है, तो आप 40 दिया कितना हो जाएगा? 120। और 120 में से 6 माइनस कर दो, 2 तिया 6, तो कितना हो जाएगा? 114। फिर आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? ए डेटा का परास, यानी कि c माइनस ए बराबर कितना है? 31 है। 31 है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? बीच वाली संख्या अन्य दो संख्याओं से कितनी कम है? 20 कम है। बीच वाली संख्या कौन सी है? b है। तो b प्लस कितना है? 20। b प्लस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस सी। देखो हमें क्वेश्चन में ये तो दिया है कि जो बीच वाली संख्या है, जो दोनों अन्य दोनों संख्याओं से क्या है? 20 कम है। तो बीच वाली संख्या में हम 20 ऐड कर देंगे, तो इन दोनों के योग की क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ तक तो हमारा क्या था? क्वेश्चन था। ये तो हमारा क्वेश्चन हुआ अभी तक। अब इसमें देखो a प्लस सी, ये रहा a और a प्लस सी। इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? b प्लस 20। तो ये क्या हो जाएगा? b प्लस बी क्या हो जाएगा? 2b प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 114। तो देखो ये प्लस का 20 है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 20 हो जाएगा। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ से कितना बचाएगा? 10 माइनस किया, फिर और 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 94। 94 आ गया। तो 2b बराबर कितना हो जाएगा? 94। 2b बराबर कितना हो जाएगा? 94। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 2 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 47। तो ये तो आ गया हमारे पास, किसका मान आ गया? b का मान आ गया। अब देखो हमारे पास और क्वेश्चन में क्या दिया है। अब हम क्या करेंगे? इस b के मान को इसमें रख देंगे। ये b है, तो a प्लस सी निकल कर आ जाएगा। और हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? c माइनस ए। तो c प्लस ए और c माइनस ए से हम क्या निकाल लेंगे? c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो c प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस b को हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस कर देंगे। 114, b का मान कितना है? 47 है। तो देखो 47 माइनस करेंगे तो कितना बचाएगा हमारा? 47 दूना 94 था, तो इसमें 20 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 67। ये आ गया हमारे पास c प्लस ए का मान। और c माइनस ए का मान हमारे पास कितना है? ये हमें क्वेश्चन में दिया था कितना? 31। c प्लस ए का मान c माइनस ए का मान कितना दिया था? 31 दिया था। तो देखो इससे तो a कट जाएगा, तो यहाँ पर तो क्या बचाएगा? 2c। और ये क्या बचाएगा? 7 और 1 8,
6 3 9। 2c बराबर कितना है 98 है, तो 2 से ये कट जाएगा कितने बार 49 बार। तो c की वैल्यू दोस्तों निकल कर कितनी आ जाएगी हमारी 49, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि a अनुपात b बराबर कितना है 4 अनुपात 5 है, और a अनुपात c का मान कितना दिया है हमें 3 अनुपात 4, और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो हमें इनको इस तरह से लिख लेना है तीनों को, a अनुपात b अनुपात c। a अनुपात b बराबर कितना है 4 अनुपात 5, और a अनुपात c बराबर कितना है 3 अनुपात 4 है। फिर देखो हमें क्या करना है, देखो a के मान कितने हैं, यहाँ पर तो 4 है और नीचे वाले में कितना है 3 है। तो हमें दोस्तों अनुपात और समानुपात में कुछ भी नहीं करना है, हमें इनके अनुपातों को बराबर कर देना है। तो ऊपर वाले को बराबर करने के लिए हमें 3 से गुणा करना होगा, और नीचे वाले को बराबर करने के लिए हमें 4 से गुणा करना होगा। देखो 4 3 12, a का मान कितना हो गया 12, और नीचे देखो 4 3 12 कितना हो गया 12, यानी कि a का मान हमारे पास क्या हो गया बराबर हो गया। अब देखो 4 3 12 अनुपात 5 3 15 अनुपात 4 चौक 16। तो ये दोस्तों हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि b अनुपात c बराबर, तो 15 अनुपात क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में पूछा होता कि a अनुपात c का अनुमान डायरेक्ट हमें क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है 3 अनुपात 4। देखो ये कट जाता 4 3 12 और 4 चौक 16, 3 अनुपात 4 आ गया, सेम टू सेम वही जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। देखो अगला क्वेश्चन है, ये हमें इसमें क्या करना है, हमें खाली जोड़ बाकी करना है और ये इसको गुणा करना है, और इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में अगर हमने थोड़ी सी भी सावधानी हटा दी, अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। देखो अगर हमने कोई भी एक पॉइंट या जोड़ करने में गुणा करने में थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो हमारा आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। देखो हमें क्या दिया है 3.7 माइनस 2.931 प्लस 0.12 इंटू 0.37। तो देखो ये प्लस का है 3.7 और ये भी क्या है प्लस का है, तो दोनों को ऐड किया तो कितना हो जाएगा 3.7 और ये कितना हो जाएगा 8 2 हो जाएगा। अब हमें माइनस करना है किसको 2.931 इसको हमें क्या करना है माइनस करना है, ऊपर एक जीरो लगा देंगे ताकि आसानी से हो जाए। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, 7 एक कैरी लिया तो कितना हो जाएगा 17, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट आ गया, तो ये कितना आ गया 8 8 9। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमने सोल्व कर दिया इसको। अब हमें गुणा करना है इसको किससे 0.37 से इंटू करना है। तो 0.37 से इंटू करने के लिए हमें एक तो हम इन ऐसे गुणा कर सकते हैं, जो मैंने आपको जो बेसिक स्टार्टिंग का वीडियो बनाया था कि जो गुणा करते हैं उसको कैसे करते हैं। लेकिन अगर हमें 37 की टेबल आती है, 37 की टेबल आती है तो हम आराम से कर सकते हैं। देखो 37 नाम कितना होता है 333 होता है, तो कितना ले लेंगे 3, कैरी कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब 37 अंटा कितना होता है, 37 अंटा कितना होता है 296, 296 में हम कितना ऐड करेंगे 33 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 329 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 329, 329 का क्या आ जाएगा 9, कैरी कितना आ जाएगा 32 हो जाएगा। अब 37 अंटा कितना हो जाएगा 296, 37 अंटा कितना हो जाएगा 296। अब 296 में हम 38 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8 9 3 12 और 3, ये कितना हो जाएगा 32893। अब हमें पॉइंट देखने हैं, देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 2 3 और ये इनको भी नीचे वाले को भी काउंट करना है 4 और 5, 1 2 3 4 5। तो ये हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.32893, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 76 में भाग देना है हमें 19 का, कितने बार जाएगा 4 बार। 4 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है, इतना इजी क्वेश्चन देखो देखने को ही नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन टफ आते हैं तो कुछ बहुत इजी क्वेश्चन भी आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में तो हमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। देखो अगला क्वेश्चन है,
हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, स्क्वायर रूट लेना है कितना 129 का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि दो दो के जोड़े बनाने हैं। लास्ट की संख्या का जोड़ा बना लो और देखो ये 3 संख्या है, छोटी संख्या है, तो हमें इसके नीचे का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, दो के जोड़े बना लो, लास्ट की संख्या का 2 का जोड़ा बना लो। फिर देखो 6 इक्का एकांक 6 किस में आता है, ये 6 किस में आता है, या तो 4 के स्क्वायर में आता है या फिर एक किस में आता है 6 के स्क्वायर में, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। देखो 6 इक्का एकांक किस में आ रहा है, 4 में भी आ रहा है और 6 में भी आ रहा है, तो हम 4 और 6 ले लेंगे। फिर आगे हमें क्या करना है, जो बची संख्या है देखो 129 है, इससे छोटी परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखेंगे। देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, और 12 का स्क्वायर कितना हो दोस्तों 144 होता है। तो 144 क्या है कि 129 से बड़ी है, लेकिन हमें लेनी क्या है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या का जो स्क्वायर रूट है कितना है 11, तो ये 11 हो जाएगा कितना 114, और ये 11 इसके साथ लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन में ऑप्शन देखो 106, 126, 124 और 114, तो हम डायरेक्ट कर देंगे कितना 114। अब इस क्वेश्चन को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हम चेक करते हैं कैसे, हमारे पास चेक करने के 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को गुणा कर देते हैं, और एक दूसरा क्या करते हैं कि इसके बीच में क्या आता है 115 आता है। तो 115 की जिसका भी इकाई का अंक 5 होता है उस संख्या का हम गुणा आसानी से कर सकते हैं। कैसे, इकाई के अंक का स्क्वायर कर दो 25, और 11 का स्क्वायर 11 को 1 बढ़ा के गुणा करते हैं, 11 का स्क्वायर 121 और 11 132। फिर देखते हैं कि जो 132 से ये संख्या छोटी है तो हमारा आंसर क्या आएगा, छोटा, और अगर 132 से ये संख्या बड़ी होती तो हमारा आंसर क्या होता 116। तो हमारा आंसर किस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा 114 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन दिया है हमें, गुणा को क्या मानना है माइनस और भाग को क्या मानना है प्लस। देखो 55, गुणा को क्या मानना है माइनस, गुणा को माइनस मानना है, तो 55 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना बचाएगा 5 बचाएगा। जैसे ही हम कोष्टक से बाहर आएंगे तो भाग को क्या मानना है प्लस, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 25 कितना हो जाएगा 30, 30 प्लस भाग को क्या मानना है प्लस, 30 प्लस 125 बराबर कितना हो जाएगा 115। 155 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें दर दी है कितनी 12% और समय दिया है 3.5 वर्ष, और अमाउंट या मिश्र धन या परिपक्व राशि दी है हमें कितनी 994, और हमें ज्ञात करना है प्रिंसिपल या मूलधन। दोस्तों देखो इस पेपर में हमारे पास एसआई के 2 क्वेश्चन दिए हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के दोनों क्वेश्चन सेम है। इसमें भी क्या दिया है, दर दिया है, समय दिया है और अमाउंट दिया है, और प्रिंसिपल पूछा है। दोनों क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल पूछा है। अब ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछ लिया जाता तो किसी में ऐसा ही पूछ लिया जाता, तो किसी में कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। देखो इसको करने का हमारा बेसिक तरीका क्या रहेगा, जो अमाउंट है, अमाउंट क्या होता है P प्लस PRT बटा 100, ये क्या होता है हमारा अमाउंट का बेसिक फॉर्मूला होता है। तो देखो हमारे पास P है, P को हमने क्या मान लिया, प्रिंसिपल को P मान लिया, P प्लस P इंटू दर कितनी है 12% इंटू समय कितना है 3.5, तो इसको हम क्या मान लेंगे 7/2 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 7/2, PRT बटा 100, PRT बटा 100। देखो ये 4 से कट जाएगा, कितनी बार कटा 4 3 12, और 4 से ये कट गया कितने बार 25 बार। तो देखो ये कितना हो जाएगा 25 दूना 50, 50p, देखो 50p प्लस 21p, 50p प्लस 21p बराबर कितना हो जाएगा 71/50, 71p/50 बराबर क्या है, ये किसके बराबर था अमाउंट के बराबर, और अमाउंट हमें क्वेश्चन में कितना दिया है 994। तो देखो ये 79 से इसको काट देंगे हम तो कितनी बार जाएगा एक बार, और कितना बच जाएगा 28, और ये 4, देखो 7 चौक 28 कितनी बार जा रहा है 4 बार, कितनी बार जा रहा है 4 बार, तो ये 4 बार 14/14 बार पूरी बार कट जाएगा। तो अब P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे है ये जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14×5 कितना हो जाएगा 70, तो ये 700 हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम देखो अगला क्वेश्चन है,
इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, प्रिंसिपल। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, पी प्लस पी, पी प्लस पी आर टी बटा 100। पी इंटू आर का मान कितना है, 7.5 है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, 15/2 मान लेंगे। और समय का मान कितना है, पी आर टी, समय कितना है, 4/100 तो इसको हम 4 से काट देंगे कितनी बार, 25 बार। तो देखो ये कितना हो जाएगा हमारा, पी आर टी बटा 100। इसको हमने 7.5 था, इसको हमने मान लिया कितना, 15/2। तो ये 4 से कट गया कितनी बार, 25 बार। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, अब ये और कट रहा है, 5 25 और ये कट रहा है 5 3 15। अब आगे कटेगा का, नहीं कटेगा। ये कितना हो जाएगा, 3/10 है। तो 10p प्लस 3p, 10p प्लस 3p कितना हो जाएगा, 13p बटा 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अमाउंट हमें कितना दिया है, 819। तो देखो ये 13 से कट जाएगा। दोस्तों हमें क्वेश्चन में ऐसे ही डाटा दिए जाते हैं जो कटते हैं आसानी से। बहुत से कम क्वेश्चन, यानी कि 0.1% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, या 1-2% क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो जिसके आंसर पॉइंट्स में आते हैं। और उस क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया जाता है कि लगभग उसका लगभग मान ज्ञात करो। तो देखो ऐसा क्वेश्चन तो हमारे पास बहुत ही कम आया है। शायद इतने पेपर कर लिए हमने, शायद 1 या 2 क्वेश्चन आए होंगे जिसमें लगभग आंसर हमें पूछा हो। तो ये देखो ये कट जाएगा, 13 से गानी 78, कितना बचाएगा, 3 3 और 9 कितना हो जाएगा, 39, 13 3 कितना हो जाएगा, 39, कितना हो गया, 63। तो P का मान कितना आ जाएगा, P बराबर ये 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 630 दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, 1 2 3 4 x डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू डिविजिबल, यानी कि ये संख्या 11 से विभाजित है। ये संख्या 11 से विभाजित है तो हमें मान ज्ञात करना है किसका, अक्स का। तो देखो कोई भी संख्या 11 से कब विभाजित होगी, जब सम और विषम स्थानों का अंतर या तो क्या हो, जीरो, या तो क्या हो, जीरो, या फिर क्या हो, 11 का गुणज हो, या 11 की टेबल हो, 11 22 33 44 55 66 77 88, इस तरह से उनका अंतर होना चाहिए। तो देखो हमें क्या करना है, ये सम और विषम स्थानों का अंतर, इनका योग करके अंतर देख लेंगे। देखो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 प्लस अक्स, 4 प्लस अक्स माइनस 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। देखो 6 में से 4 में से 6 घटाओ, हमें इनका अंतर देखना है। हमें माइनस और प्लस से कोई लेना देना नहीं है, हमें इनका अंतर देखना है, 4 और 6। तो देखो कितना बच जाएगा, 2 बच गया और इधर अक्स बच गया। अब हमें क्या करना है, तो अक्स का मान कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन में ही हमें काट देना है। देखो 3 और 1 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, तो 4 से 4 कट जाएगा। अभी इस अक्स की जगह क्या है, इस अक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि 2 से माइनस करने पर जो मान आए वो क्या हो, या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो। तो देखो ये 2 संख्या में तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसकी जगह हम 13 तो ले नहीं सकते, क्योंकि हमें एक ही संख्या लेनी है, एक ही संख्या लेनी है। ये 13 में क्या आ गई, 2 डिजिट आ गई, हमें खाली एक डिजिट लेनी है। तो अक्स की जगह हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, क्योंकि 2 में से 2 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 0। तभी तो ये संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। तो अक्स का मान हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। अक्स का मान कितना आ जाएगा, 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, एक आंकड़े में किसी प्रेक्षण के बारंबार आने की कुल संख्या क्या होगी। देखो उस कुल संख्या को हम क्या नाम दे सकते हैं, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवर्ती। क्या हो जाएगा, आवर्ती, क्योंकि आवर्ती ही क्या होती है, बारंबार आने की क्या होती है, कुल संख्या होती है। देखो माध्य का सबको पता है कि माध्य क्या होता है, औसत होता है, और माध्य का क्या होती है, बीच का मान होती है। यानी कि जितनी भी संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5, तो इनकी माध्यिका क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और देखो मध्य क्या होता है कि इन सबका योग, इन सबके योग में हम क्या कर देंगे, 5 का भाग दे देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, माध्यिका, सॉरी क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। और परास क्या होती है, परास क्या होती है कि जो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का क्या होती है, अंतर। देखो बड़ी संख्या कौन सी है, 5, 5 और छोटी संख्या कौन सी है, 1, तो इसका जो अंतर कितना है, 4। ये क्या होता है, हमारा क्या होता है, परास हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आवर्ती। देखो अगला क्वेश्चन है,
अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ए बी सी डी केंद्र ओ के 7 वर्त बिंदु है, यानी कि ये कोई वर्त है, ये कोई वर्त है और इसका ये ओ केंद्र है, ये ओ क्या है, इसका केंद्र है, और इसके 4 बिंदु है ए बी सी डी, कहीं पर भी हो सकते हैं ये। जीवा ए सी और बी डी वर्त के अंदर एक दूसरे को ई पर काटती हैं। अब देखो हमारे बिंदु क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, बिंदु क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। ये कोई जीवा है ए बी सी और डी, जीवा ए सी और बी डी एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ए बिंदु पर काट रही हैं, ए बिंदु पर काट रही हैं। फिर आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी और सी डी को मिलाया जाता है। ये देखो ए बी और ये सी डी, इन दोनों को मिला दिया। फिर आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, कोण बी ए सी, कोण बी ए और सी, ये मान दिया है हमें कितना, हमें ये मान दिया है 37 डिग्री, 37 डिग्री। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, कोण ए सी डी, कोण ए सी डी, और हमें क्वेश्चन में ये मान दिया है कितना, 83 डिग्री, कितना दिया है, 83 डिग्री। फिर हमें क्वेश्चन में पूछा है कोण बी ई सी, कोण बी ई सी, हमें ये मान पूछा है, हमें ये मान क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब ये डायग्राम बन गया, तो इस डायग्राम के बनते ही इस क्वेश्चन का हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। दोस्तों ये देखो, ये चाप क्या है, ये चाप एडी, ये चाप एडी, चाप एडी के द्वारा परिधि पर बना कोण कितना है, 83 डिग्री। देखो इस चाप के द्वारा यहाँ पर परिधि पर बना कोण कितना है, 83 डिग्री। तो इसी चाप के द्वारा यहाँ पर बना कोण भी कितना हो जाएगा, 83 डिग्री। ये देखो ए सी डी और ए बी डी, देखो दोनों चाप क्या है, परिधि पर बन रहे हैं, दोनों कोण क्या है, परिधि पर बन रहे हैं एक ही चाप के द्वारा, तो वो कोण क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। अब इस ट्रायंगल को देखो, ए बी और ई, ए बी और ई में देखो ये क्या है, बाह्य कोण है, ये क्या है, बाह्य कोण है। तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा, जो अंदर वाले इंटीरियर एंगल है, इन दोनों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो देखो 83 और 37 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। 120 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 8219 अक्ष क्या है, 11 से विभाजित है, तो हमें ज्ञात करना है कि अक्ष बराबर क्या होगा। तो देखो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि सम और विषम संख्या के स्थानों का योग और अंतर क्या होना चाहिए, 0, या फिर क्या होगा, 11 का गुणज होना चाहिए। तो ये देखो 8 और 9 क्या हो गया, 8 और 1 9, इसको 9 से हम यहीं पर काट देंगे, तो देखो अक्ष का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, 60 पुरुष किसी काम को 17 दिन में करते हैं, 60 पुरुष किसी काम को 17 दिन में करते हैं, 6 दिन बाद में 5 लोग काम छोड़ दे, तो अब काम कितने समय में पूरा होगा। देखो 60 पुरुष किसी काम को 17 दिन में करते हैं, तो 6 दिन बाद में, 6 दिन के बाद में 60 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 6 दिन काम कर लिया, 6 दिन काम कर लिया, पहले 17 दिन में कर रहे थे, अब 6 दिन काम कर लिया, तो कितने दिन में करेंगे, अब जो रिमेनिंग वर्क बचेगा, जो रिमेनिंग या शेष कार्य बचेगा, उसको कितने दिन में करेंगे, 11 दिन में करेंगे। लेकिन अब क्या हुआ कि 5 लोग चले गए, तो अब कितने लोग बचे, 55 लोग बच जाएंगे, कितने लोग बच गए, 55 लोग। ये 55 लोग कितने दिन में करेंगे, अक्ष दिन में करेंगे, काम कितना है, तो शेष बच गया, रिमेनिंग वर्क बच गया। तो देखो ये सीधा 11 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, और ये 5 से कट जाएगा कितनी बार, 12 बार, और ये आर से आर कट गया, तो अक्ष का मान कितना आ जाएगा, 12, यानी कि अब काम कितने समय में पूरा होगा, 12 दिन में पूरा होगा। देखो अगला क्वेश्चन है, ए और बी दो नल हैं, किसी टैंक को क्रमशः 2 और 5 घंटे में भरते हैं, लेकिन सी अकेला 8 घंटे में खाली कर सकता है। अगर तीनों को साथ खोल दिया जाए तो तीनों मिलकर उस काम को या उस टैंक को कितने समय में पूरा भर सकते हैं। देखो ए कितने समय में भर रहा है, 2, और बी कितने समय में भर रहा है, 5 घंटे में, और सी क्या कर रहा है, सी खाली कर रहा है कितने घंटे में, 8 घंटे में खाली कर रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो देखो जो सबसे बड़ी संख्या है वही हमारे क्या हो जाएगी, एलसीएम। तो 8 को फिर 5 से गुणा कर देंगे, जो बची संख्या होती है या बचा फैक्टर होता है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन किए थे एलसीएम एचसीएफ के, सेम टू सेम वही है। तो 8 पंचों 40, ये क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा या टोटल वर्क हो जाएगा। जो एलसीएम होता है वही हमारा क्या होता है,
टोटल वर्क होता है। तो एक की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 40 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 40 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। और 40 में 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखो ये जो नल है तीसरा, ये तो क्या है, खाली करने वाला है। ये क्या है, खाली करने वाला है। तो इनकी रिलेटिव एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 20 और 8 28 माइनस 5 कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। क्योंकि तीनों को एक साथ खोलेंगे तो ये सी क्या कर रहा है, ये ए और बी तो ये तो 20 काम करता है और ये 8 काम करता है। लेकिन ये सी क्या करता है कि जो 5 काम है ना उसको वापस से घटा देता है या 5 लीटर पानी वापस से निकाल देता है। इस हिसाब से समझो आप, ए 20 लीटर पानी डालता है 1 घंटे में और बी 8 लीटर पानी डालता है और सी क्या है कि 5 लीटर पानी वापस निकाल देता है। तो पानी कितना डला, 23 लीटर पानी डला और हमें डालना कितना है, 40 लीटर। तो समय कितना हो जाएगा, जो हमारा टोटल वर्क है इसमें हम इसका 1 घंटे की जो एफिशिएंसी है तीनों को मिलाकर उसका भाग दे देंगे। तो ये 40/23 हमारा दोस्तों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 15 और 12 मिनट में भर सकते हैं। सी 2 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली कर सकता है। अगर तीनों को एक साथ खोल दे तो टैंक भरने में कुल कितना समय लगता है, 8 सही 4/7 मिनट का। तो टैंक की हमें क्या ज्ञात करनी है, एफिशिएंसी या क्षमता ज्ञात करनी है कि टैंक में कितने लीटर पानी या कोई भी द्रव्य आ सकता है। तो देखो एक कितने समय में भर रहा है, एक कितने समय में भर रहा है, 15 मिनट में। और बी कितने समय में भर रहा है, 12 मिनट में। और हमें दिया है कि सी 2 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली कर रहा है। और तीनों को एक साथ खोल दे, ए प्लस बी माइनस सी, तो कितना समय लग रहा है, 8 सही 4/7, यानी कि कितना हो जाएगा, 8 7 56 और 4 60/7 हो जाएगा। अब हमें इसका एलसीएम लेना है। तो देखो इसका तो सीधा सीधा ही कितना आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा। तो एक की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 15 चौके 60, बी की कितनी हो जाएगी, 12 पंचू 60। और सी की कितनी आ जाए, ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 60/7। 60 से 60 कट जाएगा और कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो देखो ए और बी की तो हमारे पास कितनी है, 5 और 4 9 है। तो जो सी है इनकी कम कैसे हुई, जो सी खाली करने वाले नल की वजह से इनकी एफिशिएंसी कम हो गई। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2। तो सी अकेला काम को करने में कितना समय लेगा, टोटल काम कितना है 60 और सी की एफिशिएंसी कितनी है 2। तो कितनी मिनट लेगा, 30 मिनट लेगा। और हमें दिया है 2 लीटर प्रति मिनट की दर से सी खाली कर रहा है। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, टंकी की टोटल एफिशिएंसी या क्षमता आ जाएगी 30 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 लीटर। ये दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, 32 नलों में कुछ भरने वाले कुछ खाली करने वाले नल हैं। प्रत्येक भरने वाला नल क्या है कि 36 मिनट में टैंक को पूरा भर सकता है। और जो खाली करने वाला है वो क्या है कि 30 मिनट में उस टैंक पूरे भरे टैंक को अकेला खाली कर सकता है। अगर सभी नलों को एक साथ खोल दे तो टंकी भरने में कितना समय लगता है, 2.5 मिनट का समय लगता है। तो खाली करने वाले नलों की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो हमें इनकी एफिशिएंसी ज्ञात करनी है। जो प्रत्येक भरने वाला है 36 मिनट में भर रहा है और खाली करने वाला अकेला कितने समय में खाली कर रहा है, 30 मिनट में। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ये कितना है 6 इंटू 6 और ये क्या है 5 इंटू 6। तो देखो ऊपर वाले को चाहे 5 से करो या नीचे वाले को 6 से करो, क्योंकि 6 तो दोनों में कॉमन है। और जो एक्स्ट्रा फैक्टर होता है उससे हम दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 36 18 कितना हो जाएगा, 36 18 180 आ जाएगा। अब देखो ये 6 दोनों में कॉमन है तो नीचे वाले के साथ एक्स्ट्रा फैक्टर वो तो क्या हो जाएगी, ऊपर वाले की एफिशिएंसी हो जाएगी। और जो ऊपर वाले के साथ एक्स्ट्रा फैक्टर है वो क्या हो जाएगी, नीचे वाले की एफिशिएंसी हो जाएगी। वैसे भी अगर हम 180 में 30 का भाग दें तो कितना आता है, 6 ही आता है। और 180 में 36 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा। देखो यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब देखो हमें क्या करना है, टोटल काम कितना है 180। देखो अगर सभी को एक साथ खोल दे तो टंकी भरने में कितना समय लगता है, 2.5 मिनट का। तो देखो 2.5 मिनट का समय लग रहा है तो इनके मिक्स में एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी या रिलेटिव एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 से काटेंगे 4 बार 18
72। कितना हो जाएगा? 72। ये 72 चाहे लीटर में हो चाहे किसी में भी हो सकती है आपकी। फिर देखो जो प्रत्येक बढ़ने वाला है ये क्या कर रहा है, 5 लीटर पानी प्रति मिनट डाल रहा है। कौन? अकेला नल। अगर सारे के सारे मान लो, अगर सारे के सारे बढ़ने वाले हो, अगर सारे ही बढ़ने वाले हो तो कुल कितना पानी डाल देंगे 1 मिनट में? 35 को 5 से गुणा करेंगे, सॉरी 32 को 5 से गुणा करेंगे, 5 थी 15, कितना हो जाएगा 150 और 10 160। कितना हो जाएगा 160। और अगर सारे के सारे ये खाली करने वाले नल हो, सारे के सारे अगर खाली करने वाले नल हो, कुल 32 नल हैं, तो 32 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36 18 180 6 12 192 हो जाएगा। कितना हो गया 192 हो जाएगा। लेकिन हमने इसकी रिलेटिव एफिशिएंसी कितनी निकाली? 72 निकाली। अब हम इसमें एलिगेशन लगा देंगे। देखो ये माइनस का है, ये क्या है 192 क्या है? माइनस का है, क्योंकि ये नीचे वाला नल क्या था? खाली करने वाले नल थे। 60 तो इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 100, और 12 और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। अब देखो इसमें से हम क्या करेंगे, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा 2 और 2 कितना हो गया 4, 9 और 7 16 के छिक्का हासिल की 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम इनको काटेंगे। देखो 4 और 2 6 6 हो रहा है, ये 11 से कट रहा है और 88 भी 11 से कट रहा है, तो हम इनको काट देंगे। 11 8 88, 11 2 ना 22, कितना बचेगा 4, 11 2 44। तो ये हमारे पास अनुपात आ गया कितना, ये 8 बार कटा था ना, 11 8 88, 24:8 आ गया। 24:8 हमारे पास क्या आ गई, नलों की संख्या का अनुपात आ गया। अब देखो हमारे पास कुल नल कितने थे, 32 थे, तो ये तो हमारा डायरेक्ट ही आंसर हो गया, कितना 8 उत्तर आ जाएगा। अब हमें इसको आगे करने की जरूरत नहीं है कि 24 + 8 कितना हो गया। अब 32 का मान 32 है तो एक का मान 1 हो जाएगा, तो 8 को 1 से गुणा करेंगे। दोस्तों हमें इसमें पीएचडी नहीं करनी है, और ना ही हम 10th और 12th का कोई एग्जाम दे रहे हैं कि हमें ये चीज लिखने से हमारे को नंबर मिलेंगे। हमें खाली ऑप्शन टिक करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोई ट्रेन है 158.5 मीटर लंबी 761.5 मीटर लंबे पुल को 46 सेकंड में किस गति से पार करती है। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें उसकी चाल ज्ञात करनी है। तो देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो हम इसकी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई को जोड़ के और समय का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, चाल आ जाएगी। तो देखो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 8 एक कितना हो जाएगा 9 और 1 कितना हो गया 10, 5 और 6 11 और 1 कितना हो गया 12, 7 और 1 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। ये 920 क्या आ गया 920 मीटर ट्रेन और पुल की लंबाई आ गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, समय का भाग दे देंगे। कितनी सेकंड है, 46 सेकंड है। तो देखो ये किस में आएगा, ये ऊपर मीटर है और नीचे क्या है सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से गुणा करते हैं, तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए हम उसका उल्टा कर देंगे। तो देखो ये कितना हो गया 46 दूना 92 20, और ये 5 से कट जाएगा कितने बार 4 बार 18, तो कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी क्या आ जाएगी, चाल निकल कर आ जाएगी। देखो अगला क्वेश्चन है, 36 किग्रा बारूद में 27 किग्रा क्या है, सोरा है, और 5.4 किग्रा क्या है, चारकोल है, और जो बची कुची मात्रा क्या है, सल्फर की है। तो हमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, सल्फर की प्रतिशत मात्रा। तो देखो 27 और 5 कितना हो गया 32.4, 32.4 तो क्या हो गया सोरा और चारकोल हो गया, और जो बच गई मात्रा कितनी कितनी बच गई 3.6, 3.6 मात्रा बच गई, वो किसकी बच जाएगी हमारी, सल्फर की। तो किस पर हम प्रतिशत की गणना किस पर करते हैं, जो टोटल मान होता है। तो टोटल मान कितना है 36 इंटू 100। देखो तीन ये बिंदु से एक पॉइंट से एक बिंदु काट देंगे, 36 से 36 कट गया, तो ये डायरेक्ट हमारा क्या आ गया 10% क्या आ गई सल्फर की प्रतिशत मात्रा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, आरोही क्रम में व्यवस्थित 4 संख्याओं में से, यानी कि कोई भी संख्या है उनको आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 1 है फिर 4 है फिर 8 है, उसके बाद में बड़ी संख्या 10 है, उसके बाद में बड़ी संख्या 12 है,
इस तरह से कोई संख्याओं का क्रम है आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है 4 संख्याओं को, उनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है 23 है और आखिरी 3 का औसत कितना है 29 है। तो आंकड़ों की क्या ज्ञात करनी है, हमें परास या रेंज ज्ञात करनी है। तो देखो परास का हमें पिछले शायद 2-3 क्वेश्चन से पहले भी आया था हमारा कि परास क्या होती है, परास होती है सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर होती है। तो देखो a प्लस बी प्लस सी, पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है 23, दोनों 6 और 23 कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का औसत का योग कितना हो गया, अगर इनका औसत 23 है तो 23 गुणा 3 इनका क्या आ जाएगा योग आ जाएगा। फिर देखो आखिरी की 3 कौन सी बताएगी b प्लस सी प्लस डी, इनका मान कितना है, आखिरी 3 का औसत कितना है 29 है। तो गुणनतिथिया कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि आंकड़ों की परास, तो हम देखो डायरेक्ट काट देंगे, बी से बी काट दिया और सी से सी काट दिया। अब डी माइनस ए यही तो हमें क्वेश्चन में पूछा है, आंकड़ों की परास डी माइनस ए क्या हो जाएगा 87 में से हम गुणंतर माइनस कर देंगे, 17 में से 9 गया तो क्या बचाएगा 8 और 7 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा 1, ये 18 हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर आ जाएगा, ये आंकड़ों की परास आ जाएगी डी माइनस ए। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, ए के पिता डी की आयु ए से 2 गुनी है, बी की आयु अपनी बहन सी की 2 गुनी है, डी और सी की आयु का अंतर कितना है 40 वर्ष है, तो ए की आयु हमें ज्ञात करनी है। देखो ये हो गया ए और ये हो गया बी, ए क्या है बी से 2 वर्ष बड़ा है, अगर बी की हम अक्ष मान दे तो ए की क्या हो जाएगी अक्ष प्लस 2 हो जाएगी। हम क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, ए के पिता डी की आयु, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ए के पिता डी की आयु ए से 2 गुनी है, इसको 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 हो जाएगा, 2x प्लस 4 हो जाएगा। और बी की आयु अपनी बहन सी की आयु की 2 गुनी है, ये बी है सी का 2 गुना है, तो इसको हम क्या करेंगे अक्ष बटा 2 करने की बजाय इसको हम अक्ष मान देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 हो जाएगा, और ये डी का मान कितना हो जाएगा 4x प्लस 4 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। फिर आगे देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, डी और सी की आयु का अंतर कितना है 40 वर्ष है, इन दोनों की आयु का अंतर 40 वर्ष है, तो 4x प्लस 4 में से हम x माइनस कर देंगे तो कितना बचाएगा हमारा 3x प्लस 4 का मान कितना है 40 है, ये 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, कितना बचाएगा 36, और 36 ये 3 से कट जाएगा कितनी बार 12 बार, तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। फिर देखो x का मान हमारे पास आ गया तो हम 1 की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे, इस x की जगह हम क्या मान रख देंगे 12, तो 12 दूना 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, ये हमारा क्या आ जाएगा 1 की आयु आ जाएगी। देखो आयु के इस पेपर में हमारे 2 क्वेश्चन आए हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है आयु का। y वर्ष पहले a की आयु b की 2/7 थी, आज से y वर्ष बाद a की आयु b की कितनी हो जाएगी 2/3 होगी, a व b की वर्तमान आयु का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो y वर्ष पहले a और b की आयु का अनुपात कितना है 2:7 है, कितना है 2 और 7 है, 2:7 है, और y वर्ष बाद में यही अनुपात कितना हो जाएगा a की आयु b की कितने हो जाएगी 2/3, यानी कि अनुपात कितना हो जाएगा 2:3 का हो जाएगा। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 1 यूनिट का मान निकालेंगे। तो 1 यूनिट का मान हम कैसे निकालते हैं, तो नीचे वाले टर्म का अंतर, देखो 3 और 2 का अंतर कितना है 1, अब इसके नीचे हम क्या करेंगे इसके क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और इनटू जो समय है इसका हम क्या करेंगे योग करेंगे, समय का योग। देखो y वर्ष पहले और y वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो y और y कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, तो ये 2 से कटा कितनी बार 4 बार, तो ये 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा हमारा y/4। अब इस y/4 को हम ऊपर वाली टर्म में रख देंगे, तो देखो कितना हो जाएगा 2y/4 और ये कितना हो जाएगा 7y/4, ये क्या हो गया y वर्ष पहले।
अब वाई वर्ष बाद में आएंगे तो हम दोनों में क्या करेंगे, वाई वाई जोड़ देंगे, क्योंकि प्रेजेंट की आयु पूछी हमें, वर्तमान आयु पूछी है, तो वर्तमान में आने के लिए हम ये वाई वर्ष पहले का है तो वाई वर्ष ऐड कर देंगे तो हम क्या आ जाएंगे, प्रेजेंट में आ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4y प्लस 2y कितना हो जाएगा, 6y प्लस 6y बटा 4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 4y, 4 को y से गुणा किया, 4y प्लस 7y 11y, 11y बटा कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हमारे पास अनुपात आ गया। देखो ये 4 से 4 कट जाएगा और y से y कट जाएगा। तो ये देखो a और b की आयु का अनुपात कितना आ गया, वर्तमान में 6:11। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जमीन के एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई दी है हमें कितनी, 80 मीटर और 36 मीटर। इसके एक कोने में 40 मीटर लंबा, 18 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा क्या है, गड्ढा खोदा गया और जो मिट्टी है उसको शेष भाग में फैला दिया है। तो जमीन की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो ये कोई क्या हो जाएगा हमारा, ये कोई खेत है, इसकी 80 मीटर क्या है लंबाई है और चौड़ाई कितनी है, 36 मीटर है। और ये इसका कोई कोना है, इस कोने में क्या है कि 40 मीटर तो लंबा और 18 मीटर चौड़ा क्या है गड्ढा और 12 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया। और जो इसके अंदर से जो मिट्टी निकली है इसको क्या किया है, जो ये शेष भाग है इस भाग में फैला दिया है। तो इस भाग में जो इसकी ऊंचाई में जो वृद्धि होगी, इस ऊंचाई में जो वृद्धि होगी वही हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस पूरे का एरिया निकालना है। पूरे का एरिया निकाल के जो ये गड्ढे, इस गड्ढो गड्ढा खोदा गया है इसमें से पूरे में से इसका एरिया निकाल देंगे। तो जो शेष बच जाएगा, देखो ये जो ये डॉट डॉट कर रखा है मैंने, ये डॉट डॉट कर रखा है ना, यही भाग हमारे पास शेष बच जाएगा, क्योंकि इसी के तो ऊंचाई में वृद्धि होगी। तो देखो इस भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 36 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 36 इंटू 80। देखो 36 दूना 72, 72 दूना 144 और 144 दूना कितना हो जाएगा, 288 हो जाएगा, 288। तो ये आ गया हमारा इस बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। और जो ये छोटा वाला है इसका एरिया कितना आ जाएगा, 1872 कितना हो जाएगा, 720 आ जाएगा। अब देखो इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले का हम एरिया घटा देंगे, तो ये जो डॉट डॉट कर रखा है मैंने इसका एरिया निकल कर आ जाएगा। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 720 घटा देंगे, 0, 6, 1 और 2, ये 2160 क्या आ गया, ये 2160 हमारा आ गया। ये जो एरिया बचा है इसका क्षेत्रफल आ गया। तो देखो अब हमें क्या करना है, देखो जो मिट्टी निकलेगी, जो मिट्टी निकलेगी ये इसके आयतन के अंदर से ही तो निकलेगी। अब हम इसका आयतन और इस जो ये शेष भाग बचा इसका आयतन दोनों को बराबर कर देंगे। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारा घनाभ बच जाएगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई या गहराई। तो 40 इंटू 18 इंटू 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2160, 2160 इंटू ऊंचाई, 2160 इंटू ऊंचाई। तो यहाँ से हमारी ये ऊंचाई निकल कर आ जाएगी। देखो बिंदु से तो हम क्या करेंगे, बिंदु काट देंगे, 6 और 3 9 हो रहा है, तो ये 9 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, क्योंकि ये क्या है सम संख्या है। अगर 9 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, दोनों क्या है आपस में सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, तो दोनों क्या करेंगे, 18 से भी कटेगा, तो ये 18 से कट जाएगा कितने बार, 18 एकम 18 3 और 18 दूना 36, 12 आ गया और ये 12 से 12 कट जाएगा। तो देखो इधर तो हमारे पास क्या बचा, ये 4 बचा और इधर h, तो h इसको हमने क्या माना था ऊंचाई, तो ये ऊंचाई हमारी कितनी आ जाएगी, 4 मीटर। ये वैल्यू हमें किस में दी है, मीटर में। तो इस खेत की या जमीन की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी, 4 मीटर की। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।